है कि टर्म वाइज आपका था, वो चीज अब नहीं है। आपको फर्स्ट टर्म में व्याकरण में से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वही आपका थर्ड टर्म में भी पूछा जा सकता है, उसका कोई आपका हिसाब नहीं है। हाँ, अभी आपको फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम आपको देना है उसके लिए आप काम ये करिए कि अभी आपको हम बता दे रहे हैं कि सिर्फ उतना ही पोर्शन देखिए और उसके बाद से फिर बाद में जो है और अपनी तैयारी करते रहिएगा। क्योंकि अभी मान लीजिए कि अभी आपको फर्स्ट एग्जाम देना है और उसमें भी आप घर से बैठ के पढ़ रहे हैं तो आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए आप देखिए क्या करिए, जैसे ये आपका आएगा शब्द रहेगा और उससे आपको विशेषण बनाना है। ठीक, कोई भी शब्द रहेगा उसका विशेषण बनाना है। दूसरा, एक नंबर का क्वेश्चन केवल बता रहे हैं, उस एक नंबर के लिए आपको पूरी तैयारी करना है। क्यों? क्योंकि आपका जो ओरल एग्जाम होगा ना उसमें भी व्याकरण के ही पोर्शन से हमने आपको क्वेश्चन सेट करने के लिए सोचा है कि बुक का जो है वो तो आपके एग्जाम में पूरा अपना हो जाएगा, बुक से बहुत कम क्वेश्चन बस नाम मात्र के लेंगे हम, ज्यादा ग्रामर पोर्शन ही पूरा आपका उठा के रखेंगे। तो शब्द से विशेषण बनाना है, या आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो आज भी आप वही चीज पढ़ोगे तो एक बार केवल सरसरे निगाह से आपको देख लेना है कि किस शब्द से विशेषण, विशेषण कहते किसे हैं ये तो आप भी जानते हो कि क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बनाने वाले शब्द को विशेषण करते हैं। तो कोई शब्द रहेगा उसकी विशेषता जो बता तो उस हिसाब से वो विशेषण अभी आपको आगे बताएंगे, पहले भी ये चीज बता दें। दूसरा आपका है तो उसमें आपका रहेगा पर्यायवाची शब्द, शुरू से आप जो पढ़ते आ रहे हो उसी हिसाब से रहें कि कुछ शब्द रहेंगे, जैसे दो शब्द रहेंगे, दो शब्द का आपको मतलब चार रहेगा, चार में से दो करना रहेगा तो उसके दो दो पर्यायवाची आपको लिखना है। तो कॉमन शब्द ही रहेगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा एक बार देखते जाइएगा। तो शब्द का पर्यायवाची, उसी तरह से आपका विपरीतार्थक यानी कि उल्टा, यानी कि विलोम, आप शब्द और विलोम देख लीजिएगा। और उसके बाद भाववाचक संज्ञा बनाना, कोई भी शब्द रहेगा उसका भाववाचक संज्ञा आपको बनाना रहेगा। ये सब आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन हमने बताया है। और उसी के बाद उसमें आपका देखिए दो क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक आएगा मुहावरा, कोई भी मुहावरा रहेगा, दो दो में से एक करना रहेगा। उस मुहावरे के आधार पे आपको वाक्य प्रयोग केवल करना है, अर्थ नहीं लिखना है। आप कहोगे कि वाक्य प्रयोग तो हम कर लेंगे, वाक्य प्रयोग आप कर लोगे, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आपका वाक्य प्रयोग जो होता है वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने शब्द का सही अर्थ लिया ही नहीं, सही अर्थ समझा ही नहीं। तो अर्थ तो नहीं लिखना है, लेकिन जब आपको अर्थ समझ में आएगा तभी आप अच्छा वाक्य प्रयोग कर सकते हो। इस तरह से आप जो मुहावरा देखना तो उसके साथ उसका अर्थ भी देखते जाना। अगर आपको अर्थ आता रहेगा तो वाक्य प्रयोग तो ऑलरेडी आप कर लोगे, आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, इतना तो आपके पास समझ है कि वाक्य प्रयोग कैसे किया जाता है, तो आप वाक्य प्रयोग आराम से कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, तो आपको देखना है कि मुहावरा या लोकोक्ति जो कुछ भी है तो उसका अर्थ क्या होगा। और एक है आपका वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण मतलब होता है कि आपका रहेगा कोई ऐसे उसमें क्या होगा है तो निर्देशानुसार उसमें संकेत के हिसाब से उसमें परिवर्तन करना रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अशुद्ध शब्द है उसको शुद्ध करना है, या फिर कोई शब्द दे दिया है कि इसमें इस शब्द का प्रयोग कीजिए, तो उस तरह से आपको क्या है परिवर्तन के आधार पे आपको वो वाक्य सही करना रहेगा, बनाना रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है। हाँ, अब एक एक को हम लोग आराम से फिर समझें। देखिए, जैसे मान लीजिए भाववाचक संज्ञा बनाना, ठीक है, पहले हम लोग इसी को देख ले रहे हैं। आप आ जाइए पेज नंबर 220 पे, अपने व्याकरण के बुक को उठाइए और 220 पे आप आ जाइए। देखिए यहाँ आपका 221 से दिया है,
यहाँ दिया है संज्ञा शब्द, ठीक है, संज्ञा दिया और भाववाचक संज्ञा दिया। नीचे देख रहे हैं आप सर्वनाम शब्द दिया है, भाववाचक संज्ञा दिया है। विशेषण शब्द दिया है दूसरे पेज पे, भाववाचक संज्ञा दिया है। क्रिया शब्द दिया है चौथे पेज पे और भाववाचक संज्ञा दिया है। अव्यय शब्द दिया है और भाववाचक संज्ञा दी है। समझ में क्या आया कि मतलब कोई भी शब्द रहेगा उसका आपको भाववाचक संज्ञा बनाना रहेगा। एग्जाम में आपका ये करके नहीं आएगा कि संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए, भाववाचक संज्ञा, नो। वहां शब्द आपका केवल रहेगा और कहेगा कि इस शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए। तो अब आप जानिए कि वो कौन सा शब्द है, यानी कि आपको पूरा देखना है। वो आपके समझने के लिए केवल ये बता रहे हैं कि ये संज्ञा शब्द है, ये सर्वनाम है, ये क्रिया है, ये विशेषण है, ये अव्यय है। तो जैसे भाववाचक का मतलब क्या होता है? भाव का मतलब होता है कि वहां से जब कोई भाव निकले, ठीक है, उसे भाववाचक कहते हैं। अब जैसे अतिथि शब्द है, पहला शब्द आपका दिया है अतिथि। अतिथि मतलब क्या होता है? मेहमान होता है। वहां से केवल आपको भाव निकालना है। अतिथि का क्या हो जाएगा? आतिथ्य। आतिथ्य का मतलब भी आपका वही हुआ, तो केवल उसका भाव निकालना है। जैसे अमर शब्द है, अमर का क्या हो जाएगा? अमरत्व। अमरत्व का भी अर्थ वही निकलता है। तो भाववाचक संज्ञा इसे कहते हैं। जैसे सर्वनाम में आप आ जाइए, अहम दिया है। अहम मतलब आप भी जानते क्या होता है? अहंकार। तो वहां से केवल उसके भाव निकालने हैं, तो भाववाचक संज्ञा इसे कहते हैं। ब्राह्मण दिया है, ब्राह्मणत्व। प्रभु दिया है, प्रभुता या प्रभुत्व। मित्र से मित्रता, सज्जन से सज्जनता, उसका भाव निकल रहा है, ठीक है, कि वह व्यक्ति सज्जन है, उसके अंदर सज्जनता का गुण है। समझ में आया? तो भाववाचक संज्ञा इसे ही कहते हैं। बूढ़ा से बुढ़ापा, ठीक है, वह व्यक्ति बूढ़ा है, अरे उसे तो बुढ़ापा आ गया है, उसे देखकर तो लगता है कि पूरा पूरा बुढ़ापा दिखाई दे रहा है, उसका शरीर जो है इस प्रकार से अचलस्त तो होता जा रहा है। वीर से वीरता, इसी तरह के शब्द है। हमें लग रहा है कि आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप 1 से 2 बार केवल इसको सरसरी निगाह से देखते जाए। इसीलिए आज हम व्याकरण का ये पोर्शन आपका उठाए हैं, जहां से आप ये समझिए कि आपको कुछ भी नहीं करना है, एग्जाम की तैयारी आपको यही करना है कि आप वहां से केवल शब्द को समझिए, जानिए। अभी हम आपको हिंट कर दिए है कि आपके ओरल एग्जाम में भी व्याकरण पोर्शन ही इसी से दी है, ताकि आपको आप कल बोर्ड के स्टूडेंट रहोगे, तो अभी से जब आप तैयारी करोगे तभी जाके आपके काम चलेंगे। तो ये आपका भाववाचक संज्ञा यहाँ से बनेगा। जैसे दिया है एक से एकता, उचित से औचित्य, आलसी से आलस्य, ठीक है। और उसके बाद आप आइए विशेषण शब्द, पेज नंबर 233। हाँ, 233 से आपका विशेषण शुरू हो रहा है, फिर उसके बारे में बता रहा है पूरा कैसा कैसा विशेषण होता है, जो आप क्लास 8 तक पढ़ते आ रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे सीधे विशेषण शब्द पे आ जाए, पेज नंबर 237। 237 पे आपका शब्द रहेगा और विशेषण आपको बनाना है। एग्जाम में भी आपको यही रहेगा कि दिए गए शब्दों से विशेषण शब्द बनाइए। जैसे विशेषण किसे कहते, पहले आप ये समझ लीजिए तब जानिए। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपका संज्ञा या सर्वनाम का ही शब्द हो और उसकी विशेषता ही आपको बताना है। समझ में आया? भाववाचक में क्या था, तो वहां पे केवल उसके भाव झलक रहे थे, शब्द वही थे, ठीक है, वहां से उस तरह के भाव वाले शब्द मिलते बने हुए थे। इसमें क्या है, तो इसमें संज्ञा या सर्वनाम का जो शब्द रहेगा
उसका आपको विशेषता बताना है। जो विशेषता जो आप बताएंगे, जो शब्द बनेगा वही विशेषण कहा जाता है। जैसे धर्म शब्द है, धर्म से धार्मिक, धर्म आपका संज्ञा शब्द हो गया, तो धर्म से धार्मिक, धार्मिक का मतलब क्या हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो उसकी विशेषता हो गया कि धर्म क्या है, तो धार्मिक हो गया। मास, मास मतलब महीना होता है, तो महीना का मासिक। ठीक है, उसकी विशेषता क्या हो गया, मासिक शब्द लग गया। उसी तरह से सप्ताह, सप्ताह मतलब क्या होता है, आपका एक 1 वीक का जो समय होता है, 7 दिन का जो आपका सप्ताह बना हुआ है, उसे हम सप्ताह बोलते हैं। ठीक है, एक 1 वीक बोले हम, ठीक है, उस 1 वीक में 7 दिन होता है, उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा है सप्ताह। ये शब्द आपका हो गया संज्ञा। और सप्ताह से साप्ताहिक, ठीक है, उसकी विशेषता क्या बता जा रहा है, साप्ताहिक। वो व्यक्ति साप्ताहिक रूप से काम करता है, अर्थात क्या है, सप्ताह के 7 दिन काम करता है। ठीक है, आपको सिर्फ अपने वर्किंग डे पर ही आना है, साप्ताहिक वर्किंग डे आपका जो होगा उस हिसाब से आएगा। अब जब हम ये शब्द बोलेंगे तो वहां पे डेली नहीं हुआ, बल्कि हमने बोला है वर्किंग डे, मतलब काम का जो आपका दिन बना है, आपका जो टाइम टेबल बना है, उस हिसाब से। जैसे आप लोग का ये एक वर्किंग डे का आपका जूम क्लास जो चल रहा है, अब इस समय आपको पता है कि इस समय कौन टीचर आने वाली हैं, आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट का चलेगा, कौन आएगा। तो ये क्या हो गया, ये आपका वर्किंग टाइम टेबल आपका बना हुआ है। कैसा बना है टाइम, तो ये साप्ताहिक आपका बना हुआ है कि सप्ताह में किस दिन किस समय कौन सा पीरियड, यही आपका साप्ताहिक का आपका फिर वो बन गया, तो उसमें किसका क्लास रहेगा। उसी तरह से दिन से दैनिक, वेद से वैदिक, अध्यात्म से आध्यात्मिक, ठीक है, संप्रदाय से सांप्रदायिक। ये क्या होता है, तो प्रत्यय के सहारे जिसको बनाते हैं, संज्ञा या सर्वनाम का शब्द रहता है और उसमें हम कोई प्रत्यय जोड़ते हैं, तो वहां से हमारा शब्द बनता है आपका विशेषण वाला। प्रत्यय किसे कहते हैं, पहले आप ये जान लीजिए कि आप आगे नहीं जोड़ेंगे तब। प्रत्यय और उपसर्ग आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो उपसर्ग का मतलब होता है कि वो शब्द के आगे लग जाता है, और प्रत्यय क्या होता है, तो जो मूल शब्द होता है उसके पीछे लगता है। तो हमको यहाँ पे क्या है, प्रत्यय देखना है। प्रत्यय का मतलब हुआ कि मूल शब्द के पीछे लगने वाला। जैसे धर्म था, धर्म के पीछे क्या लगा है, एक प्रत्यय लगा है, धार्मिक। ठीक, उसी तरह से घृणा के पीछे क्या लगा है, इत प्रत्यय लगा है, घृणित। इक, इत, ये प्रत्यय के नाम आपके हैं, उसको इक प्रत्यय के नाम से जाना जाता है, इसे इत प्रत्यय के नाम से जाना जाता है। आप इसके पहले भी प्रत्यय पढ़े हुए हैं कि आपको शब्द दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इक प्रत्यय से शब्द बनाइए, तो आप शब्द बनाते चलो। तो अब आप ये विशेषण का मतलब ये समझिए, उसमें प्रत्यय शब्द ही आपको जोड़ना है। तो जो आपका शब्द रहेगा वही शब्द रहेगा, उसमें आपको इत, इक प्रत्यय, इत प्रत्यय, जो भी और भी प्रत्यय आपका होता है, इम प्रत्यय, ई प्रत्यय, इय प्रत्यय, आपके बुक में दिया हुआ है। इन प्रत्यय, इला प्रत्यय, निय प्रत्यय, आलू प्रत्यय, आ प्रत्यय, फल प्रत्यय, ये सारे प्रत्यय का नाम है। तो उसी तरह के शब्द उसमें जोड़ेंगे तो अपने आप ऑलरेडी शब्द बन जाएगा, आपका विशेषण शब्द सही हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस समय जो आपको एग्जाम की तैयारी करना है, वो एक बार सरसरी निगाह से देखना है, और आप ये इतना समझ लिए हैं कि उससे मिलता जुलता आपका उसकी विशेषता बताना है, तो कोई प्रत्यय वाला ही शब्द उसमें जोड़ेंगे जो जाके वहां से क्या होगा, उसके साथ मैच करेगा। तो कौन सा प्रत्यय वहां पे लगाना है, अब आप समझ जाएंगे फिर आराम से। तो इसके लिए करना यह है कि एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे। जब आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप आपको सब कुछ आने लगेगा, सब आप समझ जाओगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए शब्द दिया है स्थान, स्थान से हमारा क्या है, उसमें ईय प्रत्यय लगा, स्थानीय। अरे वो स्थानीय जगह है, स्थान हो गया, स्थान एक जगह हो गया, वो स्थानीय जगह है हमारे क्षेत्र का।
कुशीनगर जो है स्थानीय स्थल है, स्थानीय जगह है, ठीक है। एक निश्चित हमारा क्या हो गया, स्थान हो गया। रंग से रंगीन, रंग आप भी जान रहे हैं कि कोई भी रंग हो गया, तो अब वो उस किसी चीज को रंग दिया गया, क्या नहीं, अरे वो रंगीन कपड़ा हो गया है, ठीक है, अर्थात उसमें रंग चढ़ चुका है, उसमें कोई भी रंग उस पर चढ़ा दिया गया, वो रंगीन हो गया, सादा नहीं रहा। तत्काल से तात्कालीन, तत्काल ये काम करिए, तात्कालिक ये काम करिए, इक प्रत्यय हो गया, तात्कालीन इत प्रत्यय हो गया, ठीक है, इन प्रत्यय हो गया, तात्कालीन इन प्रत्यय हो गया, तात्कालिक इत प्रत्यय हो गया, ठीक है। इसी तरह के आपको शब्द बनाना है। किला है, चमक, ठीक है, ये वस्तु क्या है, अरे इसमें चमक है, चमकीला क्या है, तो वो चमकीला है, ठीक है। जो आपने ड्रेस इसमें पहने हैं, तो कोई बोल रहा है ये इसमें चमक है, चमकीली वस्तु आपने पहना है, चमकीले कपड़े आपने पहना है, वो आपका चमकीला लग रहा है, तो चमक से चमकीला बना हुआ, उसकी विशेषता बता रहे हैं। पूजा से पूजनीय, ठीक है, हमें अपने माँ बाप की पूजा करना चाहिए, हमारे माँ बाप मेरे लिए पूजनीय है, ठीक है। और निंदा से निंदनीय, निंदा मतलब बुराई, वो निंदनीय है, ठीक है, निंदा के योग्य है। तो आपको समझ में आया भाववाचक संज्ञा, विशेषण। अब हम लोग विपरीतार्थक, विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। तो 259 पे आ जाइए आप। हम्म 259 पे देखिए, अपोजिट शब्द आपका दिया है, इसमें अपोजिट में उपसर्ग जोड़कर शब्द बनता है, उपसर्ग परिवर्तन के द्वारा अपोजिट शब्द बनता है, नय के द्वारा बनता है, प्रत्यय प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा होता है, लिंग परिवर्तन के द्वारा होता है, और भिन्न शब्द के द्वारा परिवर्तन करके हम अपोजिट बनाते हैं। इसको एक बार आप देखेंगे 259 से तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे तो आप अपोजिट पढ़ते आए कि बस उसका उल्टा होता है, लेकिन जैसे हमने वहां पे बताया है नियम, उसी तरह से यहाँ पे भी आपका नियम दिया हुआ है। तो अब आप ऐसे जैसे मान लीजिए अधम, उत्तम, इस तरह के, मतलब इसमें आप शब्द ज्यादातर जानते हैं, जो शब्द दिया है उसके अपोजिट जो दिया है, जिसका उल्टा दिया है, विपरीतार्थक दिया है, जैसे भी आप समझिए, विलोम दिया है, तो ज्यादातर शब्द आपके खुद के पकड़ में रहा है। कुछ ही शब्द ऐसे हैं जो आपके पकड़ में नहीं। हाँ, एक चीज आपको बता रहे हैं कि विलोम अभी तक आप लिखते आ रहे हैं, तो तुक्का वाला विलोम आप लिखते आते थे, कि एकदम जरूरी नहीं कि सटीक विलोम आप लिखें, बस इसका अपोजिट ये भी तो होगा। लेकिन 9th क्लास से आपका सब कुछ बदल गया है, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि आपका एकदम सटीक विलोम चाहिए, उसका तुक्का वाला नहीं चाहिए, बस उसका शुभ का लाभ ही होगा, दिन का रात ही होगा। तो इस तरह से एकदम सटीक चाहिए, ना कि उससे मिलता हुआ परिवाची शब्द को आप मना करके कह दीजिए कि ये विलोम शब्द है। अरुचि का रुचि होगा, आप लिख रहे हैं बिना रुचि के, तो वो उसका विलोम सही नहीं माना जाएगा, ठीक है। अनुकूल का प्रतिकूल होगा, इस तरह से एकदम सटीक उसका विलोम उल्टा चाहिए। रोगी का स्वस्थ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि मतलब होता है, अति मतलब अधिकता, वृष्टि मतलब बारिश, अधिक बारिश को अतिवृष्टि कहते हैं। अना मतलब नहीं, वृष्टि मतलब वर्षा, तो जब वर्षा नहीं होगा तो उसको क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। तो अतिवृष्टि का अनावृष्टि होगा, न कि सूखा लिखेंगे। आप कहेंगे उसका अतिवृष्टि का मतलब होता क्या है, अधिक बारिश होता है, तो फिर वहां सूखा लिखती है, तो कौन सा गलत हो गया, गलत हो गया, क्योंकि गीला का विलोम सूखा होगा, न कि आपका अतिवृष्टि का विलोम सूखा होगा। यही आपको बताना चाह रहे हैं कि एकदम सटीक चाहिए, अगर गीला है तो सूखा होगा,
नरम है तो कठोर, लेकिन आप उससे मिलते जुलते शब्द लगा करके नहीं बना सकते हैं। ठीक है। अंतरंग यानी कि अंदर से आपका है, वही रंग बाहर का रंग, अंदर का रंग बाहर का रंग। तो इस तरह से आपको एकदम सटीक विलोम शब्द लिखना है, और बहुत ज्यादा नहीं है। एक बार आप सरसरी निगाह, क्योंकि चैप्टर जो है, चैप्टर तो हमें लग रहा है कि आपको बहुत कुछ हमने बता दिया है। अगर आप कहेंगे तो जो क्वेश्चन आंसर हम बता रहे थे आपको, उसका पीडीएफ बना के दे देंगे, तो उसमें यह है कि आंसर नहीं मिलेगा। आपको चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आपको एक्सरसाइज दे चुके हैं, तो आप आराम से अब कर सकते हो। सिर्फ क्वेश्चन दे देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो पीडीएफ में दे देंगे आपको। और ये जो है आप अपना यहाँ से समझते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, आपका एग्जाम घर से होगा, तो आपके पास बुक है, आपके पास सब कुछ है, आप वहां से छाप लोगे, ये बात सही है। लेकिन आप बता रहे हैं कि अपना फ्यूचर खुद खराब करोगे, इसलिए आप कोशिश ये करिएगा कि नकल ना करें। और जो आपका वो रखा गया ओरल, वो तो आप जहां भी नकल करने की कोशिश करेंगे तो टीचर पकड़, इतना टाइम ही नहीं देंगे टीचर कि आप वहां से मतलब नकल कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको दोनों तरफ उसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे रिटन हो चाहे ओरल हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि चलो रिटन एग्जाम देते हैं फिर ओरल, तो फिर आप वहां पे जाके फंस जाओगे। इसलिए इस तरह का काम मत करिएगा। और इसके बाद हम लोग आ जाएंगे, तो मुहावरे का बताए ना कि मुहावरे में कुछ और नहीं करना है, बस आपको उसका अर्थ भी साथ साथ, कुछ मुहावरे के शब्द आपके बुक में दिए हैं, पेज नंबर लास्ट में आप आइए 311, तो वहां से आप कर लीजिएगा। और अब हम लोग आएंगे मेन चीज आपको जो बता रहे हैं, वाक्य रूपांतरण। ठीक है, वाक्य रूपांतरण आप देखिए 297। अब देखिए 297 पे जो आपका वाक्य रूपांतरण दिया है, इसमें किस तरह के शब्द रहेंगे यही आपको बताना चाह रहे हैं मैं, और तो आप वहां से देख के समझ जाएंगे। तो देखिए यहाँ जैसे ये दिया है, पेज नंबर 298 पे आ जाइए, और उसके पहले वाला आप पढ़ लीजिएगा कि कैसे कैसे क्या हटाना क्या जोड़ना यहाँ दिया है। देखिए घ नंबर पे दिया है, वाक्य का अर्थ बदले बिना नहीं जोड़ना या हटाना का प्रयोग करना है, वाच्य एवं काल परिवर्तन। तो इसमें ये बता रहा है कि क्या क्या आएगा। जैसे पहला है विशेषण के स्थान पर भाववाचक संज्ञा आपको बनाना है, भाववाचक संज्ञा के स्थान पर विशेषण का प्रयोग करना है, सर्वनाम का परिवर्तन करना है। तो ये सब आप अपना देखते रहिएगा। अब आप आ जाइए पेज नंबर 298। 298 पे ये दिया है, विशेषण के स्थान पर भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करना है। क्या है, जैसे वह भूखा है। ठीक है, भूखा के जगह पे यहाँ पे आप देखिएगा ये दिया हुआ है सामने ब्रैकेट में, भूखा की जगह पे भूख दिया है, भूख का प्रयोग करना है और शब्द बनाना है। तो वह भूखा है, और भूखा को हटा करके हमको लिखना है वहां पे भूख शब्द। कैसे लिखेंगे, उसे भूख लगी है, उसे भूख लगा है। ठीक है, और अगर भूख आपको बनाना है तो इस तरह के शब्द आपको लिखना है, उसे भूख लगी है, उसको भूख लगी है। ठीक है, और अगर कुछ और परिवर्तन करने के लिए कहेगा तो और परिवर्तन कुछ करके देखिएगा। फिर है आपका मैं बहुत प्यासा हूँ, प्यासा के स्थान पे प्यास शब्द का प्रयोग करना है। तो मुझे प्यास लगी है, उनको प्यास लगी है। अगर हम बोलते हैं वहां पे वे प्यासे हैं, तो अब प्यासे शब्द हो जाएगा, हमको क्या करना है, हमको प्यास का केवल प्रयोग करना है। तो सेंटेंस ऐसा बनाएंगे जिसमें प्यास शब्द आ जाए, सटीक सही आंसर भी रहे। उसी तरह से आपका दिया है, धूम्रपान के कारण वह कैंसर का रोगी हो गया, रोगी की भाववाचक संज्ञाएं लगाइए। ठीक है, रोगी का भाववाचक क्या हो जाएगा तब, ठीक, धूम्रपान के कारण उसे कैंसर का रोग हो गया है, रोगी का रोग हो जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पे भाववाचक संज्ञा लगाइए। भाववाचक संज्ञा जब आपको मालूम रहेगा तब ना आप लगाएंगे भाववाचक संज्ञा। इसी तरह का आपका वाक्य परिवर्तन रहेगा कि रोगी का रोग।
अब आप करेंगे तो वहां जहाँ भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आएगा वहां भी आप कर सकते हैं, वाक्य परिवर्तन में आता है आप वहां भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। अब दिया है वह ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु की भाववाचक संज्ञा प्रयोग करना है। ईर्ष्यालु का भाववाचक क्या होगा? ईर्ष्या। वह ईर्ष्यालु है, वह ईर्ष्या करता है। ठीक है, वह ईर्ष्यालु है, वह ईर्ष्या करता है, ऐसे आपको करना है। हाँ, एक आपका क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, देखिए पेज नंबर 299। सभी सांसारिक सुख शाश्वत नहीं है। यहाँ कह रहा है वाक्य का अर्थ बदले बिना नहीं हटाई। आपको नहीं शब्द जो है, सभी सांसारिक सुख शाश्वत नहीं है, तो नहीं शब्द आपको हटाना है, लेकिन वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। उस जगह पे आपको केवल ये करना है, जो मेन शब्द है उसका अपोजिट लिख देना है और कुछ नहीं करना है। अब शाश्वत है ना, सभी सांसारिक सुख शाश्वत नहीं है। किस पे फोकस है? क्या शाश्वत नहीं? सभी क्या सांसारिक सुख कह रहा है कि नहीं है, तो शाश्वत कह रहा है कि सभी सांसारिक संसार के जो सभी सुख है वो शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला नहीं है। तो किस शब्द पे जोर दे रहा है? शाश्वत शब्द पे दे रहा है, और नहीं शब्द हटाना है और वाक्य का अर्थ भी न बदले। तो अब शाश्वत का वहां पे हम क्या करेंगे? अपोजिट लिख देंगे। शाश्वत का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो क्षणिक हो जाएगा। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, क्षणिक मतलब क्षण भर, मतलब बहुत कम समय के लिए रहने वाला। तो सभी सांसारिक सुख क्षणिक है। ठीक है, वहां आपका था सभी सांसारिक सुख शाश्वत नहीं है। शाश्वत मतलब हमेशा रहने वाला, तो सांसारिक सुख जो है वो हमेशा रहने वाला नहीं है। जब सांसारिक सुख हमेशा रहने वाला नहीं है तो कितना देर? तो क्षण भर रहने वाला होता है। ठीक, तो वहां पे नहीं शब्द हट गया और शाश्वत का आपने क्या किया? अपोजिट लिख दिया, क्षणिक लिख दिया। आपका सेंटेंस सही हो गया। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं है कि वहां ये लिखा रहे कि लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, बस यही रहेगा नहीं शब्द हटाइए। नहीं शब्द हटाने का मतलब हो गया कि शब्द का जो आपका वाक्य बना हुआ है उसमें से नहीं शब्द केवल आप हटाएंगे, लेकिन शब्द वाक्य का आपका अर्थ वही रहना चाहिए। उस जगह पे आपका जो मेन शब्द है उसका अपोजिट केवल आपको लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। और इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। नीचे फिर दिया है, न्यायाधीश का निर्णय सुनकर वह अप्रसन्न हुआ, अप्रसन्न हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं, न्यायाधीश का निर्णय सुनकर वह अप्रसन्न हुआ, कह रहा है वाक्य में नहीं का प्रयोग कीजिए। यहाँ कह रहा है कि नहीं का प्रयोग कीजिए। अब नहीं का क्या करेंगे? तो न्यायाधीश का निर्णय सुनकर वह अप्रसन्न नहीं हुआ, तो भी आपका वाक्य वही बन गया। तो उस हालत में भी आपको क्या करना है? अप्रसन्न का अपोजिट लिखना है, प्रसन्नता। अगर देखिए आपका क्या था? सेंटेंस था न्यायाधीश का निर्णय सुनकर वह अप्रसन्न हुआ, अर्थात दुखी हुआ। आप कह रहा है यहाँ पे कि नहीं शब्द अब लगाइए, वहां से नहीं हटाना था, तो चाहे लगाइए या हटाइए, दोनों कंडीशन में हमको करना क्या है? तो मेन शब्द जो है उसमें उसके अपोजिट लिखने हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे अपोजिट नहीं लिख रहे हैं, केवल नहीं लगा रहे हैं, तो देखिए क्या बनता है। न्यायाधीश का निर्णय सुनकर वह अप्रसन्न नहीं हुआ, वह अप्रसन्न है। ठीक है, और यहाँ लिख रहे हैं कि अप्रसन्न नहीं, तो नहीं। यहाँ आपका सही क्या होगा? न्यायाधीश का निर्णय सुनकर उसे प्रसन्नता नहीं हुई। नहीं भी लग गया और अप्रसन्न का अपोजिट आपने लिख दिया, एकदम वाक्य जाके आपका सही बैठ जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां पे या तो कहे नहीं जोड़ने के लिए या कहे नहीं हटाने के लिए, तो जो मेन शब्द है उसमें आपको कुछ और नहीं, बस उसका उल्टा, उसका अपोजिट आपको लिख देना है, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। हाँ, काल बदलने के लिए कह रहा है, तो काल तो आप हमेशा शुरू से बदलते आ रहे हो, जानते हैं। अगर आपको काल के विषय में अच्छी जानकारी होगी, कहीं दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे दिया है भविष्य काल में बदलिए। सेंटेंस क्या है?
हलवाई ने जलेबियां बनाई थी। क्या है, भूत की बात है, बनाई थी, इसमें बना नहीं रहे हैं, बनाई थी। अब इसी को बस आगे सेंटेंस आपका वहां पे ब्रैकेट में लिख देगा, भविष्य काल में बदलिए। तो हलवाई जलेबियां बनाएगा, आने वाले समय में बनाएगा। वर्तमान यहाँ पे कहीं कुछ अपना रोल अदा नहीं कर रहा है, कभी वो बनाई थी, कभी वो बनाएगा। तो ऐसे ही आपको बस समझना है कि क्या पूछ रहा है और आपको लिखना है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता, किसी का प्रयोग कर वाक्य पुनः लिखिए। जो दिया है, इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं जानता, इस शब्द में, इस वाक्य में आपको किसी शब्द का प्रयोग करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर कोई की जगह पे किसी, किसी को नहीं आता। कोई की जगह पे किसी आप लिखेंगे। अब अगर केवल कोई की जगह पे किसी कर देते हैं तो आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। क्या है, इस प्रश्न का उत्तर किसी नहीं आता, तो ये आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। तो आपको वहां पे किसी शब्द लगाना है, लेकिन अपने आंसर को सही करने के लिए सेंटेंस में थोड़ा सा अगर आपको चेंजिंग करना पड़ेगा तो कर लेंगे आप, कि किसी को नहीं आता, कोई नहीं जानता, किसी को नहीं आता। ठीक है, यानी कि काल आपका नहीं बदलना है, सिर्फ वहां पे क्या करना है, तो आपको किसी शब्द कोई की जगह पे किसी का प्रयोग करके और सेंटेंस अपना सही बना देना है। इसी टाइप की आपके क्वेश्चन रहेंगे। हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका जो है वो भी आपका रहेगा, इसलिए ओरल एग्जाम के लिए भी आप वाक्यांश के लिए एक शब्द तैयार करते हैं। जैसे आपका मान लीजिए इस तरह आ जाएगा, गर्मियों की छुट्टियों, पेज नंबर 300। ठीक है, 300 पे आप आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, गर्मियों की छुट्टियों में, इसका दिया है गर्मियों की छुट्टियों। अब इसका अंडरलाइन कर दिया है, अर्थात एक वाक्य हो गया। अब इस वाक्य के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना रहेगा। गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपने मित्रों के साथ मंसूरी जाने का निर्णय लिया है। रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द, रेखांकित क्या बनाया गया है, गर्मियों की छुट्टियों। गर्मियों को छुट्टी को अगर हम एक शब्द में लिखेंगे तो ग्रीष्मावकाश लिखेंगे। वाक्य में लिख रहे हैं तो गर्मियों की छुट्टियों, इतना बड़ा, वही वाक्य, वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है कि एक वाक्य क्या होता है, उसमें कई शब्द मिलकर एक वाक्य बनते हैं। तो उस वाक्यांश वाक्य का एक अंश है, अर्थात पूरा वाक्य नहीं है, उस वाक्य के एक अंश में से क्या करना है, एक शब्द बनाना है। तो गर्मियों की छुट्टियों जो दिया है वो अंडरलाइन किया गया है, उस वो वाक्यांश का शब्द है, उससे हमको एक शब्द बनाना है, तो ग्रीष्मावकाश बन जाएगा। अब क्या हो जाएगा तब, अब आगे का पूरा आप कर लीजिए। गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपने मित्रों के साथ मंसूरी जाने का निर्णय लिया है। क्या हो जाएगा, गर्मियों की छुट्टियों की जगह पे हो जाएगा ग्रीष्मावकाश। उसके बाद पूरा उतार लीजिए, मैंने अपने मित्रों के साथ मसूरी जाने का निर्णय लिया है। आपका वाक्य आके सही बैठ गया। तो आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द भी याद करना है, आराम से आप कर लेंगे। उसके बाद पूरा सेंटेंस उतार देना, लेकिन हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको पता होना चाहिए। विष्णु शर्मा अच्छे कुल में जन्म लेने वाले, अंडरलाइन हो गया, ब्राह्मण थे। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले शब्द को अंडरलाइन किया गया है। इसकी जगह पे आपको एक शब्द का, अच्छे कुल में जन्म लेना अर्थात कुलीन हो जाएगा। अच्छे कुल में जन्म लेना, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा कुलीन। क्या होगा, तो विष्णु शर्मा कुलीन ब्राह्मण थे। अच्छे कुल में जन्म लेने वाले या कुलीन शब्द करने, तो कुलीन ब्राह्मण थे। आपका सेंटेंस आके बैठ गया। तो ऐसे ही आपको प्रयोग करके बनाना है। उसके साहस की तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना है। उसके साहस की तुलना नहीं की, तो तुलना नहीं की जा सकती अर्थात क्या है, जिसका तुलना नहीं किया जा सकता उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, अतुलनीय।
तो क्या हो जाएगा, उसका साहस अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो ऐसे ही करके आपको अपना ग्रामर वाला पोर्शन का क्वेश्चन आंसर करना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप पढ़ने वाले हो तो। अगर आप नहीं पढ़ने वाले हो तो हमेशा बड़ी बात बनी रहेगी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप आराम से फिर इस तरह से एक एक चीज समझ के कर सकते हो। यहाँ देखिए पेज नंबर 301 पे कह रहा है युवती कविता पढ़ रही है, वचन बदलना है। अब वचन बदलेंगे तो एक युवती कविता पढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, युवतियां कविताएं पढ़ रही हैं। कविता की जगह पे कविताएं, युवती की जगह पे युवतियां। ठीक है, तो एक लड़की तो पढ़ नहीं रही है बल्कि उनके समूह पढ़ रहा है। और क्या है, तो एक कविता नहीं है बल्कि कविताएं पढ़ी जा रही हैं। तो युवतियां कविताएं पढ़ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे हाँ, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगी। ही का प्रयोग करना है, बस ऐसे दे देगा आपका, ही का प्रयोग करना है। सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगी। सूर्योदय होते ही पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय होते ही, तो यहाँ क्या था, सूर्योदय हुआ और पक्षी बोलने लगे। सूर्योदय होते ही पक्षी बोलने लगे, और वो हटा देना आपको। वहां दो वाक्य हो गया। ठीक है, एक वाक्य एक उपवाक्य। और यहाँ क्या है, एक ही आपका वाक्य कर दिए, आपने बल दिया उस पे, क्या है, सूर्योदय होते ही पक्षी बोलने लगे। तो आपको इस तरह के शब्द बनाने, कोई बहुत कठिन व्याकरण नहीं है, लेकिन कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग शुरू से पढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि 8 नंबर पाना बहुत मुश्किल होता है। और जो अगर स्कूल के एग्जाम में 8 नंबर, मतलब स्कूल में एग्जाम देके, हम घर की बात नहीं कर रहे हैं, इस समय तो आप आराम से छापोगे, ओरल नहीं दे पाओगे। तो जो स्कूल में आके एग्जाम देता है, पूरा 8 नंबर पा लेता है, तो हम लोग वहीं से समझ जाते हैं कि ये बच्चा फिर बोर्ड में कहीं इसको ग्रामर पोर्शन में प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो बस एकदम माइनर आप मिस्टेक करते हो, और 9th क्लास की कॉपी में माइनर मिस्टेक भी आपका मेजर मिस्टेक में आ जाता है। अर्थात ग्रामर पोर्शन में आपका केवल स्पेलिंग मिस्टेक आपने कर दिया कि छोटी ई की जगह पे बड़ी ई लगा दिया, छोटी उ की जगह पे बड़ा उ लगा दिया, तो आपका वहां पे पूरा पूरा 1 नंबर गायब। इसके पहले आप थे तो बस 3-4 आपका जो मिस्टेक हुआ उस आधार पे फिर जोड़ के आपको नंबर, लेकिन अब वो चीज नहीं है आपका, बस ग्रामर है तो ग्रामर है, अर्थात मैथमेटिक्स का नंबर मिलता है। मैथमेटिक्स में भी आपका यही रूल चलता है, सही है तो सही है, गलत तो गलत। तो यहाँ पे भी ग्रामर में भी आपको, जब हिंदी का मेन ग्रामर ही आपको नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा, इसलिए 8 नंबर ही रखा गया है, लेकिन ये 8 नंबर पूरा कमाल दिखा देता है। अब देखिए आपका है, मुझे एक पुस्तक दो। क्या लगाना है, कृपया से वाक्य शुरू कीजिए। मुझे एक पुस्तक दो, कृपया शब्द से आपको वाक्य शुरू करना है। कृपया मुझे एक पुस्तक दे दीजिए। अब वहां आपको सम्मान देना है। यहाँ आप क्या बोल रहे हैं, मुझे एक पुस्तक दो, आप अपने छोटे से मांग रहे हो। और आज के समय में तो छोटा बड़ा होता ही नहीं है, आप तो देख ही रहे हैं किस तरह के शब्द सेंटेंस आदमी यूज करता है। लेकिन आपको जब कृपया शब्द पहले लगाना है, यानी कि रिस्पेक्ट देने वाले शब्द वहां पे लगाने हैं, तो फिर वहां आपका पूरा सब कुछ बदल जाएगा। अब अगर आप लिखते हो कृपया मुझे एक पुस्तक दो, तो आप एक तरफ से क्या है, रिस्पेक्ट दे रहे हो, और रिस्पेक्ट वाले शब्द ही नहीं रहेंगे। कृपया मुझे एक पुस्तक दो, आप छोटे और बड़े का कोई लिहाज वहां पे नहीं रह जा रहा है। तो जब ये कह रहा है कि कृपया शब्द केवल से शुरू करो, तो अब वहां पे दो नहीं हो जाएगा, दीजिए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, कृपया मुझे एक पुस्तक दे दीजिए, न कि
कृपया मुझे एक पुस्तक दो, आपका गलत हो जाएगा। जब ये कह रहा है कि कृपया शब्द लगाइए, तो कृपया का मतलब केवल ये नहीं है कि बस आगे आप कृपया जोड़ दिए। आपका फिर देखिए सेंटेंस क्या बनेगा, वो किस तरह के शब्द है। तो वहां आपका सम्मान सूचक वो शब्द वहां पे कृपया हो जा रहा है। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, तो बड़े से कर रहे हैं, तो इसलिए हो जाएगा दे दीजिए। हाँ, अब देखिए आपका है, सांझ होते ही पक्षी अपने नीड़ में लौट जाते हैं। नीड़ मतलब घोंसला होता है, आप जानते हैं, लेकिन आपका पर्यायवाची शब्द वाक्य प्रयोग में जरूरी नहीं है कि सही बैठे ही। ठीक है, पर्यायवाची है नीड़ घोंसले का, लेकिन वहां पे आपका जरूरी नहीं है कि वो चीज है। अब क्या करना है, रेखांकित के स्थान पर सही शब्द। अब नीर दिया है, नीर के जगह पे हाँ ये है, सांझ होते ही पक्षी अपने नीर में लौट गए। अब नीर की जगह पे हमको क्या करना है, नीड़ लिखना है। नीर मतलब पानी हो जाएगा, नीड़ मतलब घोंसला हो जाएगा। और यदि ये भी होता है हाँ, नीड़ मतलब का घोंसला हो गया, फिर सांझ होते ही पक्षी अपने अपने नीड़ में लौट जाते हैं, अपने अपने घोंसले में लौट जाते हैं। और जहां अगर कोई इस तरह का भी शब्द होता है, जो अभी आपको बता रहे थे, वो कुछ और बता रहे थे हम कि कभी कभी पर्यायवाची शब्द भी जो होता है, हर जगह एक चीज नहीं लग पाता है। ठीक है, अब जैसे पानी का पेय होता है, और भी आपके बहुत से पर्यायवाची होते हैं, तो अब जरूरी नहीं कि सेंटेंस बनाने में आपका वो शब्द ही लगेगा। तो जहाँ सही शब्द होगा वही लग पाएगा। तो व्याकरण में आपको बस थोड़ा थोड़ा ही ध्यान देना है। हाँ, ये देखिए पेज नंबर 304 पे, इस पे आपका दिया है पहला ही, एक फूल की माला दो। देखिए क्या है, ये आपका वाक्य अशुद्ध है। एक फूल की माला दो, एक फूल का माला होगा, माला का मतलब क्या हो गया, कि फूलों का समूह हो गया। तो एक फूल का माला बनेगा नहीं, एक फूल की माला दो। इसको शुद्ध करने के लिए आता है कि वाक्य को शुद्ध कीजिए, तो क्या हो जाएगा, फूलों की एक माला दो। अर्थात क्या है, वहां फूलों का एक समूह होगा, माला कितना होगा, एक होगा। और यहाँ क्या था, एक फूल था, और क्या कर रहा था, माला मांग रहा था। एक फूल की माला दो, वाक्य हमारा अशुद्ध है, उसको शुद्ध आप कर रहे हैं, तो देखिए थोड़े से शब्द का हेर फेर है। फूलों की एक माला दो, अर्थात फूलों का एक समूह हो। ठीक, उस समूह को एक जगह गूंथ करके हमको माला का रूप देना है, और वो मांगा जा रहा है। तो फूलों की एक माला दो, कई माला नहीं, एक ही माला मांगा जा रहा है। वहां पे एक फूल का माला मांगा जा रहा था, एकदम हमारा